हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस। तो जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन का काम क्या है? कंट्रोल करना, पूरे बॉडी को कंट्रोल करना। वैसे ही सेल के अंदर की जो भी एक्टिविटी है, फंक्शंस है, वो सारा कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इन 1831। अभी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का एक जो मटेरियल है, वो मटेरियल को फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक क्रोमेटिन वर्ड कॉइन किया। तो उसने क्या किया, जस्ट ये जो भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, मोस्टली उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। और डीएनए ये एसिड है, एसिड है मतलब निगेटिवली चार्ज है। तो उस एसिड को बेसिक डाई से स्टेन किया और फिर वो जो एक कलरफुल जो मटेरियल था, दैट मटेरियल इज नोन एज क्रोमेटिन एंड दिस क्रोमेटिन वर्ड इज गिवन बाय द फ्लेमिंग। जब उसने बेसिक डाई से उसको स्टेन करने के बाद, तो अभी इसके अंदर उसको मोस्टली क्या मिला? क्रोमेटिन। या हम बोल सकते हैं क्रोमेटिन इज नथिंग बट इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ, वो किसका नेटवर्क है? क्रोमेटिन के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन रहेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। तो इसका सबका जो मिक्सचर है उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन इज नथिंग बट द नेटवर्क ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लेट्स स्टार्ट विथ द न्यूक्लियस। Was first described by the Robert Brown in 1831. Then a material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by the Fleming. Next, normally the cell has only one nucleus. तो जनरली देखो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन कुछ सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दैट सेल इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, या हम उसको बोलते हैं सिंसाइटियम कंडीशन, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे एक सेल के अंदर। और कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस absent होते, टोटली absent when the cell get matured। तो उसके एग्जाम्पल है आपके आरबीसी एंड CO2। तो ये जो दो सेल होते हैं, जब वो ओरिजिनेट होंगे या जब वो फॉर्म होंगे, उस टाइम पे उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। बट व्हेन दे सेल गेट मैच्योर्ड विथ रिलीज और विथ रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, तब उस सेल के अंदर न्यूक्लियस टोटली absent होता है। ठीक, नेक्स्ट द न्यूक्लियस इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन। अभी देखो इंटरफेस न्यूक्लियस क्यों बोला है? क्योंकि यदि हम सेल के बारे में देखते, सेल साइकिल के बारे में देखेंगे, तो सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू, उसके अंदर आपका एक इंटरफेस होगा, इंटरफेस, और उसके बाद होगा एम फेज। तो इंटरफेस के अंदर एक G1 फेज होती है, उसके बाद ये सारे हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो अभी ड्यूरिंग दिस फेज ये जितने भी तीनों फेजेस है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में डीएनए जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा, या हम बोल सकते हैं इलैबोरेटेड फॉर्म में रहेगा। तो इलैबोरेटेड फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म या डीकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमैटिन। ठीक, तो यहाँ पे जो रहेगा तो उसमें रहेगा नेटवर्क फॉर्म में, नेटवर्क ऑफ डीएनए। नेटवर्क ऑफ डीएनए जो कैसे रहेगा? डीकंडेंस, फैला हुआ, इलैबोरेटेड, ठीक, और उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। द इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस किस तरीके से है? तो न्यूक्लियस का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद नेक्स्ट
न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, मतलब सेल के अंदर जो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है उसको बोलेंगे हम, या सेमी फ्लूइड जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो इंटरफेस के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं या इंटैक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, तो ये पूरा इंटैक्ट न्यूक्लियस ड्यूरिंग द इंटरफेस। और इंटरफेस के न्यूक्लियस में ये 4 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, देन क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिया है क्रोमैटिन। व्हाट इज मीन बाय क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड या डीकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए विथ आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, दिस इज अ 2 या डबल लेयर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल लेयर स्ट्रक्चर। तो डबल लेयर है तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होंगी। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यू विथ endoplasmic reticulum, as we have already discussed about the endoplasmic reticulum। तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू होंगी विथ ER एंड इनर मेम्ब्रेन ये इनर साइड में प्रेजेंट रहेंगी। एंड द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर एनवेलप अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक, with a space between 10 to 15 nanometer is called as perinuclear space, and it is barrier between the material in the nucleus and cytoplasm। तो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल सेपरेट होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Next, outer membrane usually continue with ER and also bear a ribosome on it, क्योंकि ER के ऊपर, रफ ER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और रफ ER ये आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से बनती है। तो ER के ऊपर भी बोल सकते हैं हम, या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो bear a राइबोसोम। एंड न्यूक्लियर एनवेलप हैज अ माइन्यूट पोर्स। तो अभी ये जो आपके मेम्ब्रेन्स होंगी, ये जो मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यू नहीं है, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज टुगेदर। तो ये जो 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्यूज होती है एंड लिविंग अ स्मॉल पोर्स, एंड दैट स्मॉल पोर इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। देखो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियर पोर, इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन, has a minute pore formed by the fusion of its 2 membrane, and these are a passage for the movement of RNA protein between the nucleus and cytoplasm। तो जैसे कि कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स बनेंगे, वो प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर DNA से mRNA जो बनेगा वो मूव होगा फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, ये मूवमेंट होंगी थ्रू दिस न्यूक्लियर पोर। तो दिस मूवमेंट इज डायरेक्ट, ठीक, डायरेक्टली पोर के थ्रू ये मूवमेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कैरिड आउट होंगी। नेक्स्ट, क्रोमैटिन। अभी व्हाट इज मीन बाय क्रोमैटिन? इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्रोटीन क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियर मतलब DNA, प्रोटीन प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन कौन से होंगे, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं बेसिक। हिस्टोन प्रोटीन इज बेसिक प्रोटीन या बेसिक अमाइनो एसिड से बने हुए, तो लाइसिन एंड एस्पार्जिन, आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक अमाइनो एसिड से बनते हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे बेसिक प्रोटीन, जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिवली चार्ज, और आपके DNA होते हैं नेगेटिवली चार्ज, इसलिए DNA
प्रॉपरली वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होंगे। नेक्स्ट, इट कंटेन अ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। इसके नेटवर्क का हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सपोज हम कंसिडर कर सकते हैं दिस इज अ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट क्रोमोसोम और इसको बोलेंगे क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन इज डीकंडेंस फॉर्म, इट इज डीकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर एनवेलप, सेकंड इज chromatin, third component is nucleolus. The nucleolus is a spherical structure but it is a non-membrane bound structure. So first is ribosome, second is centriole and third one is nucleolus, which is non-membrane bound spherical structure present inside the nucleus. तो दिस स्ट्रक्चर इज कंटिन्यू विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है और कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट होगा, विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्पेरिकल बॉडीज आर प्रेजेंट। तो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी नंबर में हो सकता है पर सेल, एंड इट इज कंटिन्यूअस विथ अ न्यूक्लियोप्लाज्म, और इट इज अ साइट फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका आरएनए सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होगा आपके न्यूक्लियोलस में, और फिर आरआरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है ये, आरआरएनए इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। देन नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यदि हम बोलते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यदि हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्रोमोसोम कभी भी आपको इस तरीके से सिंगल फॉर्म में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेल साइकिल में इंटरफेज के बाद होता है यंग फेज, और इंटरफेज में आपका आता है G1 फेज, देन S फेज और G2 फेज। तो सेल पहले G1 में जाएगा, G1 में से S फेज में जाएगा, और S फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब उसकी डबल कॉपी। तो सपोज ये हमारा डीएनए था, डीएनए ने क्या किया, अपनी डबल कॉपी बना दी, तो यहाँ पे इसकी है डबल कॉपी, तो ये हो गई इसकी डबल कॉपी। जब हम इसको देखते हैं तो ये सब इंटरफेज है, तो इंटरफेज में तो डीएनए डीकंडेंस फॉर्म में रहेगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा, लेकिन इंटरफेज के बाद सेल जब मेटाफेज में जाता है या एम फेज में जाता है, देखो ये है आपका इंटरफेज, इंटरफेज में आपकी G1 स्टेज, उसके बाद S फेज के बाद G2 फेज, फिर इंटरफेज के बाद जाएगा सेल M फेज के अंदर। तो M फेज में आएगा आपका प्रोफेज के बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज के बाद टेलोफेज। तो ये जो M फेज में डीएनए कंडेंस फॉर्म में रहता है, कैसे रहता है, कंडेंस फॉर्म। तो कंडेंस फॉर्म में डीएनए कैसे प्रेजेंट रहेगा, फिर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गई एक उसकी कॉपी और ये हो गई उसकी दूसरी कॉपी, ये इस तरीके से। ये दूसरी कॉपी कहाँ पे बनी, ड्यूरिंग द एस फेज में बनी। ठीक, तो कभी भी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए जो क्रोमोसोम है वो आपको सिंगल नहीं मिलेगा, उसकी सिस्टर कॉपी हमेशा उसके साथ अटैच रहेगी। तो यदि आपको क्रोमोसोम को बोल सकते हैं हम, या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर निकालना होगा, इस तरीके का क्रोमोसोम को यदि आपको स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करना होगा, तो इट शुड बी प्रेजेंट विथ इट्स अ सिस्टर कॉपी। तो अभी यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो दिस यहाँ पे जो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज क्रोमैटिड्स। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड। तो सिंगल इज नोन एज क्रोमैटिड। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे के साथ है तो इसको बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि वो आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन दिस स्टैंड ऑल्सो, दैट्स व्हाई इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स।
अभी देखो यहाँ पे मैंने जो सेंटर में पार्ट में जो एक रीजन गोला निकाला है, दैट स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोमियर, उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। एंड द फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रोमियर इज होल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड विथ ईच अदर, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड को खुद के साथ होल्ड करके रखना, अटैच करके रखना, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन है कि ये सेंट्रियोल के पास में आजू बाजू में दो प्रेजेंट होते हैं आपके डिस्क शेप के प्रोटीन स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे इस तरीके का, मतलब और वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर का लोकेशन भी कहाँ पे होगा, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का फर्स्ट फंक्शन है सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करके रखना एंड प्रोवाइड अ साइट फॉर द काइनेटोकोर। नेक्स्ट, द ह्यूमन सेल हैज अबाउट, अभी यदि हम देखते हैं तो ह्यूमन सेल के अंदर 23 आपके प्रेजेंट रहेंगे पेयर, 23 पेयर क्रोमोजोम, और वो 23 पेयर क्रोमोजोम को यदि हम नंबर में देखें तो 46 क्रोमोजोम्स है, और सारे क्रोमोजोम को मिला के यदि हम डीएनए की लेंथ देखते हैं तो वो होता है 2 मीटर लॉन्ग। एंड एवरी क्रोमोजोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड दिस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब डीएनए जब हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ जो डीएनए होगा तो क्रोमोजोम क्या होता है, एक जगह पे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो सबसे पहला जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा दैट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर, एंड ऑन द साइड ऑफ विच अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। तो देखो आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के आइदर साइड में आपके काइनेटोकोर प्रेजेंट रहेंगे। तो सेंट्रोमियर का नंबर पूछा जाएगा तो सिंगल, और काइनेटोकोर का नंबर पूछा जाएगा तो 2। नेक्स्ट, द बेस ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोजोम के 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो क्रोमोजोम्स आर ऑफ 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। यदि सेंट्रोमियर आपके सेंटर में प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, तो यदि वो सेंटर में प्रेजेंट है तो क्रोमेटिड के जो स्टैंड रहेंगे दोनों साइड, ऊपर और नीचे, तो उसकी जो लेंथ होंगी वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो इक्वल लेंथ ऑफ क्रोमेटिड स्टैंड व्हेन, जब ये सेंट्रोमियर इज सेंट्रली लोकेटेड। सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। सेकंड होता है सब मेटासेंट्रिक, मतलब थोड़ा सा जो सेंट्रोमियर है एक क्रोमेटिड स्टैंड के तरफ जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रोमियर इज नियरर टू द वन एंड फॉर्मिंग अ वन शॉर्टर, एक शॉर्टर एंड लेंथ का आर्म बनेगा क्रोमेटिड का आर्म, और दूसरे की लेंथ थोड़ी ज्यादा होंगी, वन लॉन्गर आर्म। सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर इज क्लोजर टू द वन एंड, क्लोजर यहाँ पे था, इज नियरर टू वन एंड, नियरर, और यहाँ पे क्लोज टू इट्स एंड, एंड फॉर्मिंग ओनली वन वेरी शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट, एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और दूसरा एक्सट्रीमली लॉन्ग लेंथ के आर्म आपको मिलेंगे इन केस ऑफ द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है टिलोसेंट्रिक, टिलो मतलब एंड, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड, टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे आपको ओनली एक ही लेंथ का क्रोमेटिड के आर्म मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द एंड प्रेजेंट है, ये टर्मिनल सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट। यहाँ पे इस क्रोमोसोम में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कभी कभी क्या होता है, डीएनए एक सेकेंडरी मतलब दूसरी जगह पे भी, मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो ऑलवेज प्रेजेंट, बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द क्रोमोसोम। तो वहाँ पे यदि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है विच इज स्मॉलर देन द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहाँ पे जो ये डीएनए का आपको स्टैंड फिर दिखाई देगा, तो जस्ट लुक लाइक अ सैटेलाइट। तो जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो जो बचा हुआ डीएनए का जो स्टैंड है वो एक सैटेलाइट जैसे दिखता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट इन ओनली सम क्रोमोसोम एंड विच इज स्मॉलर देन द
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट माइक्रो बॉडीज। अभी देखो ये माइक्रो बॉडीज क्या होती है, तो माइक्रो बॉडीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।